डुओपोली को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या केवल 2 एयरलाइंस के इर्द गिर्द पूरा ये सब कुछ सिमट गया है? क्या ये एक खतरा हो सकता है पूरी इंडस्ट्री के लिए? गुड क्वेश्चन। देखिए, अंत में सिविल एविएशन के सेक्टर में प्राइसिंग के सिस्टम में प्राइसिंग इनइलास्टिक नहीं हो सकती, प्राइसिंग इलास्टिक होती है। हर 10 या 5% जो दाम बढ़ाया जाता है उससे यात्री घटते हैं, और ये एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल की आर्ग्यूमेंट है। मैं उदाहरण आपको दे दूं, जो चीज़ हमारे ज़िंदगी में आजकल रिश्ते अनिवार्य नहीं हुए हैं, पर ये डब्बा अनिवार्य हो गया है। इसके बिना ज़िंदगी जीना मुश्किल है। इसको सुनो तो मुश्किल, इसको ना सुनो तो मुश्किल। पर लेकिन ये जब डब्बा पहली बार देश में आया था, मैं विदेश से पढ़ाई करके वापस आया था, मैं नौकरी करता था एक बैंकर के रूप में, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये डब्बा जब हमारे देश में आया था, एक एक डब्बा 1 लाख का होता था, और टॉक टाइम 16 रुपये प्रति मिनट होती थी। आज ये डब्बा 3000 रुपये में मिल जाता है, और टॉक टाइम 0। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की आर्गुमेंट, और वही इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम लोग सिविल एविएशन सेक्टर में भी देख रहे हैं। जैसे जैसे फ्लीट बढ़ती है, जैसे जैसे क्षमताएं बढ़ती हैं, जैसे जैसे अनकनेक्टेड शहरों में कनेक्टिविटी बढ़ती है, ऐसे ऐसे शहरों को प्रधानमंत्री जी ने कनेक्ट कर लिया जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नागर विमानन के नक्शे से मिटाए गए थे। उदाहरण के तौर पर आपके लिए उड़ीसा में झरसुगुड़ा, वर्ल्ड वॉर 2 का एयर स्ट्रिप, दरभंगा, असम में रूपसी, राजस्थान में किशनगढ़ जहां मार्बल ट्रेड और अजमेर शरीफ है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि वहां एयरपोर्ट्स बनेंगे, और उसके तहत जो एक मल्टीपल आया है सिविल एविएशन। और कहीं कहीं हम लोग भूल जाते हैं कि जिस सेक्टर में, श्वेता जी, जिस सेक्टर को जाना जाता था एयरलाइंस बंद होने के लिए, किंगफिशर, जेट एयरवेज, आज उसी सेक्टर में 20 साल बाद एक नए एयरलाइन ने जन्म लिया है, अकासा के रूप में, और आज उनकी फ्लीट 20 प्लेन्स की हो गई। अगले 2-3 साल में वो बढ़ के 72 तक पहुंचेगी। रीजनल ट्रैफिक में उड़ान योजना के तहत 3 नए एयरलाइंस का जन्म, रीजनल एयरलाइंस का जन्म हुआ है। इंडिया वन एयर, फ्लाईबिग और एक तीसरा, 3 एयरलाइंस की जन्म हुई है। तो एक सेक्टर का जो प्रोसेस है, कंसोलिडेशन या डीकंसोलिडेशन, वो समय के आधार पर एक लहर की तरह चलता रहता है। लेकिन ये विश्वास मैं आपको दिला दूं कि कीन कंपटीशन इस सेक्टर में सदैव रहेगा, कट थ्रोट कंपटीशन इस क्षेत्र में सदैव रहेगा, और फेयर्स के लिए भी कंपैरेटिव फेयर्स का वातावरण इस क्षेत्र में सदैव रहेगा। अभी की प्राइसिंग से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि ये भी मैं आपके द्वारा सूचित करना चाहता हूं कि हम लोगों का क्षेत्र एक साल में एक सिक्लिकल सेक्टर रहता है। हम लोग शुरू करें अप्रैल मई में, जब छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, तो हम लोग अपने बच्चों को छुट्टी के लिए ले जाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो वो एक पीक सीज़न होता है अप्रैल मई से बारिश के पहले जून तक। फिर एक डाउन सीज़न आ जाती है जिस पे हम लोग अभी गुजर रहे हैं, जुलाई से त्यौहार तक। अक्टूबर में जब दशहरा दिवाली की शुरुआत हो जाती है तो पीक सीज़न दोबारा शुरू हो जाती है जनवरी तक, और फिर एक लल सीज़न फरवरी से अप्रैल तक दोबारा शुरू हो जाती है। तो एक सिक्लिकल सेक्टर हमारा है जहां फेयर्स भी, और ये विश्व स्तरीय है, फेयर्स भी उस साइकिल को फॉलो करती हैं। अभी डाउन साइकिल है तो फेयर्स पूरी तरह से घट गए हैं, इसलिए कोई फेयर्स की बात नहीं कर रहा। लेकिन जब फेयर्स की बात की जा रही थी मई में और जून में, तब एक हाई सीजन था। पर कठिनाई क्या हो गई हमारे देश में, एक तो यात्रियों की बढ़ोतरी बहुत हो गई। प्री कोविड हम लोगों का हाई होता था 4,20,000 पर डे, वो हाई होता था। इस साल अप्रैल और मई में 15 दिन 4.5 लाख को हम पार करेंगे।
तो डिमांड इतना बढ़ गया, और कठिनाई की बात ये हो गई कि उस हाई डिमांड पीरियड में ही हमारा एक एयरलाइन अपने लेसर्स के प्रॉब्लम के साथ, अपने ओईएम मैन्युफैक्चरर के, इंजन मैन्युफैक्चरर की प्रॉब्लम की वजह से वो ग्राउंडेड हो गई। तो एक तरफ डिमांड बढ़ गई और दूसरी तरफ कैपेसिटी 26 प्लेन से कम हो गई, और इसलिए वो स्पाइक हमने केवल उन सेक्टर्स में देखा जो इस एयरलाइन से प्रभावित हुए। उदाहरण के तौर पे लेह, पुणे, अहमदाबाद, मुंबई। और फिर 5 जून को मैंने एक एयरलाइंस के साथ मीटिंग ली है, और उसके बाद उसी हाई सीजन में करीब 60 से 70% फेयर्स गिर भी गई। उड़ान को एक सपने के तौर पर शुरू किया गया था, आप सरकार की बड़ी उपलब्धि उसे बनाते हैं, लेकिन एक डेटा पे मैं आपसे जवाब चाहती हूँ कि 2021 में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए की तरफ से जो जारी किया गया था, उसके अनुसार जो आपकी रूट्स हैं और जो आपके एयरपोर्ट्स हैं जो सेटअप हुए हैं उड़ान के तहत, उसमें 46 ऐसे हैं जो अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं, 7 शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट्स एक हफ्ते में मुश्किल से, और 17 अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स जहां से कोई शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट्स नहीं है, और 7 जो हैं वो केवल हेलीपैड्स हैं। इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे? मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं ये प्रश्न उठाने के लिए। जिंदगी में जब एक पानी का ग्लास सामने रखा जाता है, या तो देखा जा सकता है कि वो ग्लास आधा भरा हुआ है, या देखा जा सकता है कि वो ग्लास आधा खाली है। और दूसरा उदाहरण मैं आपको दे दूं, अधोसंरचना के क्षेत्र में डू यू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स और द हॉर्स बिफोर द कार्ट? दैट इज ऑलवेज अ फंडामेंटल क्वेश्चन। हमारे देश में 2014 तक, आज़ादी के 67 वर्षों में, केवल 74 एयरपोर्ट्स बने हुए थे। आज 9 वर्षों में उसी संख्या को हमने 74 से बढ़ाकर हेलीपोर्ट और वाटरड्रोम को हम ऐड करेंगे तो 148 बन चुकी हैं, डबल हो चुकी हैं। और अगले 4 साल के अंदर हम इस संख्या को 220 तक ले जाएंगे। हमारा काम है देश के हर व्यक्ति को सुलभ साधन और कनेक्टिविटी एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य की जिम्मेदारी हमारी है। चाहे इंफॉर्मेशन हो डिजिटल टेक्नोलॉजी के आधार पर, चाहे मूवमेंट का साधन हो। आज आपके और हमारे जिंदगी में अगर एक बात की कमी है, वो कमी है टाइम की। व्यक्ति झट करके जाना चाहता है और पट करके वापस आना चाहता है। 74 एयरपोर्ट्स, वाटरड्रोम्स और हेलीपोर्ट्स हमने बनाई। इनमें से करीब करीब 62 एयरपोर्ट्स, वाटरड्रोम्स और हेलीपोर्ट्स में कनेक्टिविटी आज चल रही है। और उड़ान योजना के तहत एक वायबिलिटी गैप फंडिंग है 3 वर्षों के लिए, जहां एक सब्सिडी के तौर पर फंडिंग दी जाती है वहां उड़ान चलाने के लिए। जो 74 एयरपोर्ट्स हैं उनमें से करीब करीब सेल्फ सस्टेनिंग 50 से 55 एयरपोर्ट्स आज बन चुके हैं। तो जो किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी, वहां एक सेल्फ सस्टेनिंग प्रॉफिटेबल मॉडल एयरपोर्ट और फ्लाइट्स की आज प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टिकोण के आधार पर आज बन चुकी है। हमारा सोच और विचारधारा है कि इसे हमें बढ़ाना होगा, देश के कोने कोने तक हमें पहुंचाना होगा। इसी वर्ष के लिए मेरे पास 18 से 20 एयरपोर्ट्स की और वाटर एरोड्रोम्स और हेलीपोर्ट्स की श्रृंखला है, और उसे मैं बना के रहूंगा। मेरा काम है सर्विस सेक्टर में एक एक व्यक्ति को सर्विस पहुंचाने का, और उसके आधार पर एक डीरेगुलेटेड सेक्टर जो सिविल एविएशन है, जहां प्रॉफिटेबल हो वहां रूट्स चलेंगी, जहां प्रॉफिटेबल ना हो वहां 3 साल तक सब्सिडी के आधार पर उड़ान योजना के तहत भी हम लोग जरूर वायबिलिटी गैप फंडिंग के आधार पर हम लोग असिस्टेंस देंगे। क्या हो जाता है कि एक मार्केट को आपको सीड करना पड़ता है। कई मार्केट्स ऐसी होती हैं जहां सूचना नहीं होती कन्वीनियंस की। जब उस मार्केट को आप सीड कर दो, और श्वेता जी और या मुझे एक आदत हो जाती है
शताब्दी से जाने की, या गतिमान से जाने की, या वंदे भारत से जाने की, या प्लेन से जाने की, तो वो फिर एक रिपीट कस्टमर हो जाता है। तो हमारे पास दो चारे हैं, या तो हम उसे छुए ही ना और वैसे की वैसे ही छोड़ दें, और या तो जो अंग्रेजी में कहावत है ना, नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड। तो कई लोग हैं जो इस सोच की प्रवृत्ति के होते हैं कि नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड ही अच्छा है। प्रधानमंत्री जी इस सोच की प्रवृत्ति के हैं कि हर चुनौती को अवसर में बदलो और देश को आगे बढ़ाओ, और वही इस उड़ान योजना के आधार पर हुआ।